हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर ऑल पर। और जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया था कि कल की जो क्लास रहने वाली है आपको आज मैं कम से कम 30-32 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। ठीक है। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज कमेंट में आप ये ना बोलें कि सर प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास है जिसमें आपसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे हल करवा रहा हूँ। इसमें टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल सवाल होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है? आज से चार चार पांच दिन पहले मैं आपको स्केलेटल सिस्टम करवा चुका हूँ। ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपसे कार्य, चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है सर कैल्शियम स्टोरेज का, दूसरा है प्रोटेक्शन का, तीसरा है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, एंड द फोर्थ वन इज मूवमेंट। ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था, देखो याद करो, कि आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स को क्या कहा जाता था? कैल्शियम का बैंक कहते थे। ठीक है। कैल्शियम का बैंक कहा जाता, तो मतलब कैल्शियम का स्टोरेज करती है। तो सर कैल्शियम का स्टोरेज पहला। दूसरा सर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बिल्कुल आपकी जो रिब्स होती हैं, पसलियां हैं, या आपकी जो जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल दिया गया है। ठीक है। आपकी वर्टिबल कॉलम दिया गया है मेरुरज्जु को सॉरी प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तीसरा काम है सर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। बेटा विटामिन डी का सिंथेसिस आपकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं करता है। आपकी स्किन के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स के ऊपर जैसे ही धूप में से यूवी अल्ट्रावायलेट, जिनको पराबैंगनी किरणें आप कहते हैं, अगर पराबैंगनी किरणें आपकी स्किन के ऊपर गिरती हैं तो वहां पर एक सब्सटेंस होता है जो विटामिन डी में बदल दिया जाता है। ठीक है। विटामिन डी में बदल दिया जाता है। तो विटामिन डी आपकी स्किन के अंदर बनता है, ना कि आपके जो ढांचे में, या हम कहेंगे स्केलेटल में बनेगा। चौथा काम है सर मूवमेंट। तो मूवमेंट में आपकी फीमोरल बोन है, फीमर बोन है। ठीक है। ह्यूमरस है, या मूवमेंट कर सकते हो, संचलन कर सकते हो स्केलेटल के थ्रू। तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही है। और चौथा जो है वो आपका स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। टाइप ऑफ मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड। पेशी का वह प्रकार जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने आपको 3 टाइप की मसल्स पढ़ाई थी, याद करो। 3 टाइप की मसल्स पढ़ाई थी। ठीक है। आप कमेंट सेशन में आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव रहूंगा, चैट में लाइव रहूंगा, तो आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है। तो कमेंट में, ये रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन मैं कमेंट सेशन के अंदर लाइव रहूंगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रीमियर होगा, वीडियो प्रीमियर होगा, इसमें आपको आप आराम से सारे के सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, और मैं बता दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने आपसे कहा था कि यार पेशियां या जो मसल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं। याद करो, मैंने कहा था एक स्केलेटल मसल, दूसरा मैंने कहा था हार्ट मसल, और तीसरा मैंने आपसे कहा था एक स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स का मतलब होता है सर चिकनी पेशियां, हृदयी पेशियां और कंकालीय पेशियां। कंकाल से रिलेटेड जो पेशियां हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ से रिलेटेड जो मसल्स हैं, तो मैं मेरे हाथ का मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है ब्रेन कंट्रोल करेगा हाथ को भी, आप रोबोट हो कि सारा सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करेगा, ऐसा तो नहीं होता। आपके संचलन को, आपके मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर सकता है? आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके अंदर ऊपर की तरफ जो मसल्स मिल रही है स्केलेटल से जुड़ी हुई, वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। और स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? वॉलंटरी एक्शंस दिखाती हैं, मतलब ऐच्छिक होती हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? बी। ठीक है। बाकी जो है कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स, वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। सवाल नंबर 3, सबसे सिंपल सवाल है आज की स्लाइड का। पहला, द मेटल विच कैन बी कट बाय या विद ए नाइफ। ठीक है। वह धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है ये भैया पूरे भारत देश को पता है इसका आंसर। सोडियम पोटेशियम, बैरियम कैल्शियम, सोडियम मर्करी, या पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है आपकी सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेसिक या एल्केलाइन मेटल अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है इनको क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातु जो कि आपकी आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। पहले ग्रुप में पाई जाती है। हलीना की रब से फरियाद आपने नाम सुना होगा। क्लियर है। और अगर आपने नाम नहीं सुना है तो अभी केमिस्ट्री की क्लासेस अपनी आएंगी, केमिस्ट्री क्लासेस में आपको ये मैं करवाऊंगा। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सोडियम एंड पोटेशियम रहेगा। सवाल नंबर 4, द स्वान सेल फ्रॉम ए माइलिन शीथ अराउंड द। ठीक है।
सिर्फ कल की क्लास में जैसे मैंने आपसे कल एक्सोन और ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी, याद करो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस की थी कल रात को, ठीक है। तो कल रात की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपसे किया था डिस्कस क्या कि मान लीजिए ये आपका एक सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के चारों तरफ मैंने कहा था डेंड्रोइड्स होते हैं सर, डेंड्रोइड्स के पास में सर एक पतली नली होती है जिसको एक्सोन कहा जाता है, और सर एक्सोन से कुछ टर्मिनल्स निकलते हैं जिनको एक्सोन टर्मिनल्स कहा जाता है। बोलो हाँ या ना। क्या ऐसी स्ट्रक्चर मैंने कल रात को आपको समझाई थी? अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, आपके जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो आपके आरएस या प्रीट या पटवार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो मैंने कहा कि सर स्वान सेल्स कहां पर पाई जाती है, तो मैंने आपसे कहा था कल कि माइलिन शीथ, याद करो माइलिन शीथ कहां पर होता है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर एक्सोन के ऊपर कुछ परत आपको देखने को मिलती है, ये एक्सोन पे एक परत मिली, एक्सोन पे वापस ये एक्सोन, ये एक्सोन पे, ये एक्सोन पे और ये एक्सोन पे। मैंने कहा था कि ये जो पीला वाला ये जो ऊपर कवरिंग है इसको आप कहते हो सर माइलिन शीथ, माइलिन आवरण कहते हो या माइलिन आच्छाद कहते हो, कहा था नहीं कहा था? और उसके अलावा मैंने कहा था इसके जस्ट ऊपर यहां पर ये जो है, ठीक है, ये माइलिन शीथ, इसी के पास में होती है आपकी स्वान सेल्स। क्या होती है आपकी? स्वान सेल्स होती है। क्लियर है? तो माइलिन शीथ और स्वान सेल्स आसपास ही होते हैं यहाँ पर, और बाकी का ये जो छेद आपको दिख रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कहते हो? द नोड ऑफ रेनवियर, बताया था ना, रेनवियर के नोड्स कहा जाता है। तो अगर आप इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढे तो क्या होगा कि स्वान सेल्स फ्रॉम ए माइलिन शीथ अराउंड द, कि सर माइलिन शीथ के साथ स्वान सेल कहां पर बनती है, तो भैया माइलिन शीथ तो कहां पर होता है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट तो सर एक्सोन है, और एक्सोन है तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए था? एक्सोन रहना चाहिए। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। Which one of following non-metals show allotropy in the liquid state? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता दिखाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी अधातु या कौन सी नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में, ठीक है। मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स हैं, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या मिलेंगी आपको? गैस मिलेंगी, लिक्विड मिलेंगी और सॉलिड मिलेंगी, मतलब तीनों रूप। जैसे मैंने मेटल कहा था, मेटल भी आपको पढ़ाया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ा देंगे। जो सर धातु होती है, धातु मेनली कौन सी अवस्था में मिलती है सर? सॉलिड स्टेट में मिलती है सर, सॉलिड स्टेट में मिलती है, मतलब सर ठोस अवस्था में मिलती है। जबकि सर नॉन मेटल्स जो हैं वो गैस में भी मिलेंगी, लिक्विड में भी मिलेंगी और सॉलिड में भी मिलेंगी। क्या मैंने आपसे ये बात की है पहले भी? ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या ब्रोमीन, तो बेटा एक ब्रोमीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल होती है जो कि किस अवस्था में पाई जाती है बेटा? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड या द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो नॉन मेटल है वो कौन सी है द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में? तो आप कहेंगे सर ब्रोमीन है, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। सवाल नंबर 5 और 5 का आंसर, ठीक है। तो ये 5 का आंसर ये नहीं है, मैं पूरी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, पूरी बात नहीं की है मैंने। तो मैंने आपसे कहा कि सर द्रव अवस्था में, अब देखो पूरा आंसर ये लो। अब कंफ्यूजन क्या रहता है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि सर शो एलोट्रोपी इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ऐसी नॉन मेटल, मुझे लगा कि ये सवाल सिर्फ नॉन मेटल, कौन सी नॉन मेटल द्रव अवस्था में, तो कौन सी नॉन मेटल द्रव अवस्था में होती है सर? ब्रोमीन होती है। ये आपका एक आंसर हो गया, क्लियर है। दूसरी बात, आपसे सवाल ये नहीं पूछा, आपसे सवाल पूछा है कि तरल अवस्था में अपरूपता दिखाती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका आंसर रहेगा सर सल्फर, ठीक है। सल्फर या जिसको आप क्या कहते हो? गंधक। गंधक एकमात्र ऐसी अधातु होती है जिसका जिसका अपर रूप किस फॉर्म में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? ये मैं आपको जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, तब आपको जरूर पढ़ाऊंगा सारी की सारी चीजें, लेकिन अभी सवाल के फॉर्म में आया तो हल कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले सर बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। दूसरा सर डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा सर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। और बर्निंग ऑफ कोल। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी? ठीक है, 30 सेकंड है आपके पास में, कोई भी जवाब दे दीजिए, ठीक है। कमेंट सेशन में मैं देख रहा हूं लाइव, ठीक है। कमेंट सेशन में मुझे सारे सबके कमेंट मतलब दिखेंगे, आई मीन जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा उस टाइम पे मैं लाइव रहूंगा, ठीक है। तो आंसर दो प्लीज। सवाल नंबर 6 का आंसर, ठीक है।
चलो इतना टाइम बहुत है। मैंने कहा सर केमिकल चेंज का जुगाड़ क्या है सर? देखो बेटा, एक तो होता है फिजिकल चेंज जिसको आप क्या कहते हो बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हो सर? भौतिक परिवर्तन। और सर एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है सर, केमिकल चेंज जिसको आप क्या कहते हो बेटा? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हो बेटा? रासायनिक परिवर्तन। अब दो चीजें देखो, जब भी भौतिक परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन या भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें आपकी स्टेट बदल सकती है। स्टेट का मतलब, अरे सर अवस्था बदल सकती है लेकिन केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलता। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी कौन सी रिएक्शन आपको दिख रही है जिसमें रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद रासायनिक सूत्र में कोई बदलाव नहीं आ रहा? क्लियर है? जैसे मैं कहूं सर बर्निंग ऑफ पेपर, कागज है, कागज में क्या होता है? सेल्यूलोज, ठीक है, कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को जब मैं जला देता हूं तो जलाने के बाद क्या बन जाता है? CO2। क्या ये कार्बन CO2 में बदला? क्या फॉर्मूला बदल गया क्या? ठीक है, मैं बोलूंगा सर बदल गया। सर रासायनिक परिवर्तन है। सर डाइजेशन ऑफ फूड, मैं कहूं कि सर आपकी प्रोटीन कैसी होती है? प्रोटीन कुछ इस तरीके से होती है, प्रोटीन एमिनो एसिड का, और इस एमिनो एसिड को, सॉरी, इस प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जाए? एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाए, अलग छोटे छोटे। तो क्या यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? सर बिल्कुल बदल जाएगा। ये लीजिए डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि सर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला कोई भी है, या फिर मैं कहा कि सर फैट का फॉर्मूला कुछ और है। फैट को जब मैं पाचित करता हूं, डाइजेस्ट करता हूं, तो फैट आगे किस में? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। क्या इन दोनों के फॉर्मूले बदल गए क्या? सर बिल्कुल, फैट का फॉर्मूला अलग होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अलग होता है। ये लो डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं पानी को गर्म करूं तो पानी को गर्म करने से पहले जब वो द्रव अवस्था में था उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? H2O। और अगर मैं पानी को उबालकर भाप बना दूं तो भाप का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। अगर मैं इसका ठोस अवस्था में बदल दूं बर्फ में तो भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। तो इसमें से हम क्या कहें कि सर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, तो सर जल का भाप में बदलना क्या कहलाएगा सर? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केमिकल फॉर्मूला कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जवाब क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वेयर डज द अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? अमीबा स्वयं का भोजन कहां पर पचाता है? आपके पास में 30 सेकंड आंसर देने के लिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। स्यूडोपोडिया मतलब होता है कूटपाद, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, फूड वैक्यूल का मतलब होता है रसधानी भी कह सकते हो आप, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। अब आप आंसर दे दीजिए हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, चलो ठीक है, आंसर देख लेते हैं कि रियल आंसर क्या है। तो बेटा रियल आंसर है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपके अंदर जैसे वैक्यूल नहीं होती है, ठीक है, जानवरों में वैक्यूल नहीं होती है, लेकिन जो लोअर क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड वैक्यूल होती है, ठीक है। तो आपके अंदर जो है भोजन कहां पर पचता है? सेल के हिसाब से अलग पूरा मुद्दा रहता है, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन बेटा जो अमीबा है, अमीबा एक प्रोकैरियोटिक जीव होती है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर बेटा फूड वैक्यूल्स होती है, तो अपना खाना खाती है। जैसे आपको अमीबा देखा होगा, जैसे ये अमीबा है, मान लीजिए इसका पर्टिकुलर कोई शेप तो होता नहीं है, मान लीजिए ये इसका खाना है, तो जब खाना आता है तो अंदर से ये खांच बना लेती है इस तरीके से, इस खाने को क्या अंदर ले लेगी और खांच को बंद कर लेगी और खाने को इस तरीके से अंदर ले लेती है। और फिर यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होती है बड़ी बड़ी, इन फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या कर लिया था? खाने को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर की तरफ इस तरफ से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल या रसधानी के अंदर इसको क्या किया जाता है? खाने को पचाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 8, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट। बहुत ही सिंपल सवाल है, मेरे को पता है कि बहुत अच्छे से आप आंसर दे रहे होंगे कमेंट में। रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। जो सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? सर रेडियो वेव्स करेंगे, इंफ्रारेड करेंगे, अल्ट्रावायलेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस करेंगे, क्या करेंगे? तो ये तो यार बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि जैसे यूरेनियम नाम सुना होगा, प्लूटोनियम नाम सुना होगा आपने, सुना है? रेडियम नाम सुना होगा आपने, रेडियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ होते हैं वो लगातार कुछ
कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, और वो कण है सर अल्फा पार्टिकल, सर बीटा पार्टिकल और सर गामा पार्टिकल, ठीक है, गामा रेस, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा विकिरण जो है, इन विकिरण या रेडिएशंस का क्या किया जाता है बेटा, उत्सर्जन किया जाता है, एमिशन किया जाता है। तो जवाब आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। सवाल नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही सिंपल है और बहुत बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, क्लियर है। सबसे पतली हड्डी या सबसे कमजोर हड्डी का, सबसे पतली हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सबसे पतली हड्डी, जवाब। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें हल्का सा, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा थिनेस्ट बोन, मतलब सर सबसे पतली, और सर एक होता है स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। और मुझे 101% भरोसा है कि आप में से 99% लोगों ने जवाब दिया होगा स्टेपीज, ठीक है बेटा। तो प्लीज याद रखिएगा कि स्टेपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है, क्लियर है बेटा, सबसे। जबकि फिबुला जो होती है, फिबुला वो सबसे थिनेस्ट बोन होती है। सबसे थिनेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पतली बोन होती है, क्लियर है। सबसे पहले टूटती है फिबुला टांग में, कॉलेज बोन भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि कॉलेज में जब लड़ाई वड़ाई होती है तो सरिया मारता है ना पैर पे, तो सबसे पहले हड्डी टूटती है कौन सी वाली, फिबुला टूटती है। अगर किसी का पैर वैर बेड रेस्ट देने हो 2-4 महीने का, तो उसकी फिबुला तोड़ दो, बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत पतली होती है इसीलिए, ठीक है। सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। द सोप इज ए साल्ट ऑफ, सोप हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे लेक्चर्स में आगे आएगा, ये सब कुछ आएगा ओवरऑल, ठीक है। तो सवाल है आपका, जो साबुन है वो साबुन किसका लवण होता है। 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए। चलो ठीक है। देखो बेटा, सोप जो साबुन होता है ना, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे सर CH3, CH2, 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 COOH, मतलब लगभग 12 से 18 कार्बन की श्रृंखला है सर। 1 2 3 4, मैंने तो बहुत कम बनाए हैं, लेकिन 12 से 18 कार्बन की श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाते हैं बच्चा, वो कहलाते हैं सर फैटी एसिड। क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है बेटा वसा अम्ल। क्या कहते हैं इनको, वसा अम्ल। अगर इस वसा अम्ल की रिएक्शन मैं किससे करा दूं, NaOH, क्षार, ये तो अम्ल है, और इसकी क्षार तो आप सभी को पता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है ना बेटा, साल्ट और जल बनता है, ठीक है, लवण और जल बनते हैं। तो वो जो लवण बनेंगे ना, वो जो लवण बनेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सी 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 सी, इसमें एच नहीं लगा रहा हूं मैं, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सी 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 सी, ये लीजिए, और लास्ट में मैंने जोड़ दिया COOH, इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी NaOH। मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं लगाए हैं, हाइड्रोजन आप लगा लेना आराम से, जैसे यहां पर हाइड्रोजन लगाया ना मैंने, हाइड्रोजन नहीं लगाया, बस ऐसे बता दिया मैंने। तो जब NaOH, तो बेटा ये Na, ठीक है, ये OH, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये OH और ये H मिलकर क्या बना देते हैं बेटा, ये बना देते हैं जल, और ये Na जुड़ जाता है इसके साथ, तो ये आगे पीछे क्या हो जाएगा, C ऐसा डैश 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 COONA। तो देखो ये कार्बोक्सिल, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, सोडियम का लवण बन गया ना, ये सोडियम का फैटी एसिड के लवण हो गए ना, ये समझ में आया, सोडियम लवण, फैटी एसिड का सोडियम लवण, यही आपका क्या है बेटा, सोप है। तो आपका जवाब क्या रहेगा सर, फैटी एसिड, या हिंदी में हम कहें सर वसा अम्ल। इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ी जाएंगी, पूरी पूरी 101%, ठीक है। दूसरी चीज आती है, ये है आपका लाइट का, फिजिक्स का लाइट का सवाल है। लाइट मतलब आपका प्रकाश, प्रकाश में लेंस वगैरह आपने नाम सुना होगा। द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस आर रेस्पेक्टिवली, सामान्य प्रकार के, ठीक है, द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः क्या पाया जाता है, ठीक है, ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः क्या पाया जाता है।
तो मैं आपसे पूछूंगी आप बाइफोकल लेंस लगाते हैं, ठीक है, बाइफोकल लेंस लगाते हैं, तो उसके अंदर आपका ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ये कुछ इस तरीके का लेंस है मान लीजिए, ठीक है, इसमें दो लेंस है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों लेंस में ऊपर वाला लेंस कौन सा होगा, ये ऊपर अपर लेंस और ये लोअर लेंस, ठीक है, अपर और लोअर दोनों में से कौन कौन से लेंस लगाए जाते हैं? आपका पहला कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या हम कहें कॉन्वेक्स कॉनकेव, या बोथ कॉनकेव या बोथ कॉन्वेक्स, कौन सा जवाब आपका क्या रहेगा? बाइफोकल लेंस जब मैं आपको लाइट पढ़ाऊंगा, लाइट में आपको पढ़ाऊंगा नेत्र रोग, और नेत्र रोग में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि बाइफोकल लेंस कहां पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष नाम सुना है आपने कभी? एजिंग के अंदर हो जाता है, बुढ़ापे में जो हो जाता है, ठीक है, तब बाइफोकल लेंस यूज करते हो आप, ठीक है, ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो दादाजी का चश्मा उठा के देख लेना कभी, ठीक है। अच्छा चलो आंसर देख लेते हैं। देखो बेटा नीचे की तरफ जो है, ठीक है, ऊपरी और नीचे की तरफ क्रमशः, ऊपर की तरफ होता है बेटा कॉनकेव और नीचे की तरफ होता है कॉन्वेक्स। जैसे मान लीजिए कि ये दादाजी का चश्मा है अपना, तो ये चश्मा आपने देखा होगा कि यहां पर एक अलग सी लाइन दिखती है, यहां पर एक अलग सी लाइन दिखती है, तो नीचे से ये वाला जो है और ऊपर से ये वाला जो है, तो आपने कहा कि सर ऊपर कौन सा है बेटा, ये तो कॉनकेव होगा, अवतल होगा, और नीचे कौन सा होगा, उत्तल होगा। ये नीचे कैसा होगा, उत्तल होगा। बस ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है सर, आपने कहा सवाल नंबर 12, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, ठीक है, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? कोई भी वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, ठीक है, कोई भी वस्तु, ये भी हम लाइट में पढ़ेंगे, जब मैं आपको लाइट या प्रकाश पढ़ाऊंगा उस दौरान आपको बताऊंगा कि रंग आपस में कैसे निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी वस्तु किसी रंग की क्यों दिखाई देती है? अगर मैंने हरी कलर की टी शर्ट पहन रखी है तो ये हरी कब दिखाई देगी, ये अगर ब्लैक दिख रही है तो ये ब्लैक कब दिखाई देगी, व्हाइट दिखाई देगी तो क्यों दिखाई देगी, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 का जवाब आपको देना है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। देखो बेटा अगर ये कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये कोई भी वस्तु है, तो देखो इसका सबसे पहली बात, मान लीजिए ये पीला कलर है, ठीक है, ये पीले कलर की वस्तु नजर आ रही है। ये पीला कलर कब नजर आएगा बेटा? जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, इसके ऊपर लाइट गिरती है, तो लाइट में कौन से रंग होते हैं बेटा? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर होते हैं, बोलो हाँ या ना, होते हैं ना विबग्योर, ठीक है, विबग्योर होते हैं। सर विबग्योर में से 7 रंग जब इस पे गिरेंगे तो बेटा 6 रंग तो क्या हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एक रंग इसमें क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। और वो रंग अभी कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है? येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वही रंग आपको दिखाई देता है, जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वही रंग आपको दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? तो कोई वस्तु आपको काली तब दिखाई देती है, काली कब दिखाई देगी? जब उसमें से सारे के सारे रंग क्या हो जाएं बेटा, सारे के सारे रंग क्या हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, अवशोषित हो जाएं। समझ में आया? जब सारा रंग अवशोषित हो गया तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, और कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो आपकी आंखों में कुछ आया ही नहीं, और आपकी आंखों में कुछ नहीं आया तो वो कलर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्लियर है बेटा? अगर आप किसी काली चीज को देख रहे हो, मतलब वो क्या कर रहा है, वो 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है, वो किसी भी तरंग दैर्ध्य को वापस आपके पास में नहीं भेज रहा है। क्लियर है बेटा? दूसरी बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, खाली स्लाइड पे चलते हैं। तो कोई भी वस्तु काली कब नजर आती है, काली कब नजर आएगी? तो मैं कहूंगा सर काली तब नजर आएगी जब वो सारे कलर, जो सारे रंग जो होंगे वो क्या कर लेगा बेटा? अवशोषित कर लेगा। अच्छा, कोई भी वस्तु आपको सफेद कब नजर आएगी? कोई भी वस्तु आपको सफेद कब नजर आएगी? मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, मैं जैसे कलर मान लीजिए कि मैंने ये सफेद सफेद रंग ले लिया, या लीजिए मैंने सफेद रंग ले लिया, सफेद कब नजर आएगा?
तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं इस पे लाइट गिराता हूं तो अब की बार इस वस्तु ने 7 रंगों में से कोई सा भी कलर अवशोषित नहीं किया, सातों के सातों रंग वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गए, सातों के सातों रंग। अगर 7 के 7 अवशोषित हो जाएं तो कैसा दिखेगा? काला। सातों के सातों अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। और जो रंग अकेला रिफ्लेक्ट होगा वो अकेला रंग आपको नजर आएगा। अगर लाल रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको लाल नजर आएगा का, और आपको सफेद सॉरी आपको ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन नजर आएगा। क्लियर है बेटा? ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देना जवाब। सवाल आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए? निम्नलिखित में से कोएंजाइम ए का घटक। मुझे पता है इस सवाल का जवाब 99.99% लोग नहीं दे पाएंगे सवाल नंबर 13 का, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटाबेसिस क्वेश्चन है। हालांकि जब मैं आपको एंजाइम्स वगैरह पढ़ाऊंगा और जब आपको मैं कोएंजाइम्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, विटामिन्स पढ़ाया जाएगा, तब आपका ये उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कोएंजाइम ए का घटक। ठीक है, चलो मैं आंसर देता हूं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है बेटा, पेंटाथेनिक एसिड जो होता है ना, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो बेटा? B5। ठीक है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है बेटा? B5 को क्या कहा जाता है? पेंटाथेनिक एसिड। P से 5, 5 से पेंटा, पेंटाथेनिक एसिड को क्या कहा जाता है बच्चा? पेंटाथेनिक एसिड को B5 कहा जाता है। और पेंटाथेनिक एसिड का कंपोनेंट होता है कौन? आपका कोएंजाइम ए। नेक्स्ट सवाल है आपका, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क दे रहे हैं इस सवाल के ऊपर। ठीक है, आज ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है मैं अगले सेशन में करवा दूंगा आपको। और वीक के अंदर 7 दिन आपकी क्लासेस होंगी। वीक में जो भी डेज हैं, जैसे मंडे से लेकर और सैटरडे तक रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस रहेगी, अगर मेरी कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो। ठीक है बेटा? ठीक है, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आप सभी को भी पता है। ठीक है, मैं क्लासेस के लिए काफी ज्यादा पजेसिव हूँ इस मामले में। ठीक है, तो आज मैंने रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए रखा है क्योंकि आज मैं 4 बजे चला जाऊंगा कोटा, और कोटा जाने के कारण मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपकी क्लास स्किप हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए रखा है। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने जो लाइव प्रीमियर रखा है, ये प्रीमियर इसीलिए, वरना मैं आपकी लाइव क्लासेस लेता। ठीक है बेटा, चलो, तो मैंने आपसे कहा मैं उस टाइम में ट्रेन में होऊंगा, अगर कोटा में भी होता तो कोटा में भी आपकी क्लास ले लेता। ठीक है, और बाकी का जो सैटरडे का है, जो मंडे से सैटरडे तक आपकी क्लास रहा करेगी, और सैटरडे संडे को अपनी क्लास का ऑफ रहेगा। रीजन इसलिए है क्योंकि मैं पूरे वीक टीचिंग करता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो खुद की स्टडी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब, तो ऑलमोस्ट सैटरडे की नाइट मतलब क्लास लेंगे हम 9 बजे, और संडे का पूरा दिन मैं खुद की स्टडी को देना चाहता हूं। ठीक है, तो खुद की स्टडी को देने के रीजन से मैं थोड़ा आपको संडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो संडे को मैं ओवरऑल सारी क्लासेस ऑफ रखता हूं। ठीक है, हालांकि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वैसे भी ऑफ रहता है संडे को, लेकिन कुछ क्लासेस होती है तो मैं मना कर देता हूं। ठीक है, तो संडे को मैं खुद की स्टडी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है अभी, ठीक है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है मुझे, तो मैं संडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो मैं पहले आपको सूचित कर रहा हूं आप सभी को कि संडे को क्लासेस नहीं होंगी, मंडे से सैटरडे तक अपनी क्लासेस रहेंगी। सवाल 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स प्राइमरी एक्शन इज मिसमैच? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन व उसके कार्य से संबंधित या असुमेलित है? ठीक है, मतलब आपको पर्टिकुलर एक हार्मोन ऐसा बताना है जो जिसका काम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 30 सेकंड है आपके पास में, जवाब दे दीजिए। चलो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, एक होती है अपने साथ पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको आप क्या कहते हो सर? PTH, सॉरी PTG, पैराथायराइड ग्लैंड, नाम सुना है? थायराइड की जस्ट पीछे होती है सर। जैसे मैं अब ये हार्मोन्स कराऊंगा आपको तब बताऊंगा, हार्मोन्स जब होंगे तब बता दिया जाएगा आपको कि सर जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड के पीछे 4 बटन जैसी स्ट्रक्चर होती है सर, और उस बटन जैसी स्ट्रक्चर से सर 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है सर PTH, पैराथायराइड हार्मोन, और दूसरा निकलता है सर कैल्सिटोनिन।
क्या निकलता है सर? कैल्सिटोनिन। बेटा ये दोनों हार्मोन कैल्शियम से रिलेटेड होते हैं, दोनों हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन है वो तो आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, और पैराथायराइड हार्मोन जिसको पीटीएच मैंने नाम दिया, ये आपके कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है, रेज कर देता है। तो इन दोनों का काम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमको तो गलत काम देखना है। सोमेटोस्टेटिन की बात की जाए तो सर सोमेटोस्टेटिन जो है वो इनहाइबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। आपका जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन को बोलेगा भैया तू बस मत निकल, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। ग्लूकागोन को क्या करेगा? इनहाइबिट कर देता है। ग्लूकागोन कहां से निकलता है बेटा? ग्लूकागोन निकलता है सर पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से सर तीन हॉर्मोन्स निकलते हैं, एक तो निकलता है सर इंसुलिन, दूसरा निकलता है ग्लूकागोन, और तीसरा निकलता है सोमेटोस्टेटिन, जिसमें अल्फा बीटा और गामा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, उसमें से सोमेटोस्टेटिन। तो आपका इंसुलिन का काम क्या होता है बेटा? इंसुलिन का काम होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, जिसको डायबिटीज कहते हो आप। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है बेटा? डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागोन को रोकेगा, इनहाइबिट करेगा, ठीक है, कि ग्लूकागोन को और मत निकालो, ग्लूकागोन और मत निकालो, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, इसीलिए इसको मत निकालो। तो सोमेटोस्टेटिन का काम ये होता है। अब बचा आपका चौथा काम, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है बेटा आपके, एक पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जो माथे में होती है आपके, ठीक है, अगर मस्तिष्क के पास होती है। अगर मस्तिष्क के पास इस ग्लैंड का एक काम होता है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। आपकी जो जैविक रिदम है, रिदम, कब सोओगे, कब जागोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब पोटी जाओगे, सब पूरी रिदम, एक पूरा साइकिल है सर, स्लीप साइकिल है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसका ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, ठीक है। सवाल नंबर 15, ए बॉडी चार्ज नेगेटिवली, इट इंप्लाइज दैट, एक शरीर पर नकारात्मक चार्ज है, इसका क्या मतलब है? एक कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा बच्चा? इसका मतलब क्या है बताओ जरा, 30 सेकंड है आपके पास में। इट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, सब प्रोटोन, या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, या उसने इलेक्ट्रॉन खोट दिए, या हमने कहा कि सर उसमें से कोई नहीं। आंसर क्या है आपका? क्या जवाब देना चाहेंगे आप? कोई भी वस्तु, खाली स्लाइड पे चले, खाली स्लाइड। कोई भी वस्तु के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आने का मुद्दा क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? बराबर होती है, ठीक है बेटा। अगर मैं कहूं कि सर मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, टोटल क्या है? चार्ज 0 है। टोटल चार्ज कितना है? 0 है। तो आप क्या बोलोगे सर कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर मैं गलती से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं प्लस, मतलब आपकी बार इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 6 हो गए। प्रोटॉन कितने रहे सर? 5 हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया तो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, झंडा ऊंचा रहे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? और अगर मैं कहूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटॉन ना तो दिए जा सकते हैं और ना निकाले जा सकते हैं, क्लियर है? तो मैं कहूं या तो मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं या मैं ले लूं, बस यही हो सकता है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 5 में से कितने हो गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 प्रोटॉन हो गए। तो 4 माइनस चार्ज और 5 प्लस चार्ज, झंडा ऊंचा प्रोटॉन का, ठीक है, और झंडा नीचा रहेगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब की बार इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने अभी कहा इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो सर नेगेटिव चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो हमने कहा इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, इसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण किया है। सवाल नंबर 16 डायरेक्ट बिल्कुल डेटाबेसिस है, डेटाबेसिस आपको याद रखना है इसको, कि सर कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, ठीक है, कैलोरीफिक, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, किसी भी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फ्यूल पढ़ा रहूंगा, जब मैं आपको पेट्रोलियम पढ़ाऊंगा। पेट्रोलियम का आपके अलग से एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उस दौरान हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में आपको ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, जब हीट और वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा तब भी एक बार और आएगा कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको जवाब देना है, इसमें डायरेक्ट आंसर देना है। 30 सेकंड भी नहीं है आपके पास, 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आंसर दे दो आप, ठीक है।
कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है सर कोई भी फ्यूल है 1 kg फ्यूल से कितनी एनर्जी बन रही है, बस ये समझ में आ गया। मैंने कहा 1 kg फ्यूल ले लिया मैंने, 1 किलो फ्यूल ले लिया, कोई भी ईंधन ले लिया, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, बस वही है। तो बेटा क्या कहोगे, जूल पर केजी। क्या कहोगे सर, जूल पर केजी किसकी यूनिट होती है, कैलोरीफिक मान की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैक्सोटोमी। ठीक है, वैस्कोटोमी। आपने कहा सर पुरुष नसबंदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जल्दी से आपको गलत कथन चुनना है और जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस लगा लो यार, कॉमन सेंस लगा लो। सवाल नंबर 17, बस ये है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए तभी आप जवाब दे पाएंगे इसका, वरना आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। टेस्टिस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इसके ऊपर एक ऐसी एक नलिका होती है ना, ऐसी आपने बचपन में एक स्ट्रक्चर देखी हो कभी। ठीक है, तो ये है टेस्टिस, और ऊपर की तरफ ये होता है बेटा एपिडिडाइमस। फिर आगे आ जाता है आपका, जैसे वासा रेक्टा वगैरह, वो सारी वासा डेफरेंस वगैरह आ जाती है। ठीक है, आगे की तरफ ये होती है आपकी एपिडिडाइमस। तो हमने कहा सर इसमें गलत कथन चुनना है आपको। सर नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं होता। आप बिल्कुल कहेंगे सर वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं होता है। ठीक है, वीर्यों में, क्योंकि यहां से आपको क्या कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। जब शुक्राणु आपके किसमें बन रहा है, शुक्राणु किसमें बन रहा है, तो आपने क्या कहा कि सर शुक्राणु इस जगह पर बन रहा है। शुक्राणु कहां पर बन रहा है, इस जगह पर। तो जब आपने बीच में से ये नली काट दी है, तो यहां पर शुक्राणु बनने का तो सवाल ही नहीं है। क्लियर है, सवाल यहां पर क्या नहीं बनेगा, शुक्राणु। शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएंगे, ब्रिज काट दिया आपने। क्लियर है, तो आपने कहा कि सर नो स्पर्म, बिल्कुल सही है सर। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस, अधिवर्षण में कोई शुक्राणु नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर अधिवर्षण के लिए क्या कहें, अधिवर्षण में दूसरा सर वासा डेफरेंशिया इज कट एंड टाइड, कि सर ये वासा डेफरेंशिया को काट के बांध दिया जाता है नसबंदी में, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, आपने कहा इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये अपरिवर्तनीय बांझपन है। ऐसा थोड़ी ना कि टेम्परेरी बांझपन है कि आपने काट के अभी तो क्या कि इस पाइपलाइन को काट के बांध दिया, बाद में आप वापस मन में आए तो उसको जोड़ दो। नहीं सर, एक बार अगर आपने नसबंदी कर दी तो वापस से इस पुरुष को क्या फर्टाइल करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, आपका क्या है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल सही है। तो सर दूसरा क्या है, ये वाला नो स्पर्म अकर्ड इन एपिडाइमस। तो एपिडाइमस तो ये है, काटा तो हमने यहां से है, तो स्पर्म यहां से लेकर यहां तक तो पहुंच ही सकता है ना। तो एपिडिडाइमस में तो क्या होता है, स्पर्म होता है। तो यहां पर क्या लिखा है, अधिवर्षण में कोई शुक्राणु नहीं है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए था, होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, बी। क्लियर है। सवाल नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स को रक्षा, पोषण और सुरक्षा देने वाली कौन सी कोशिका है। तो मैंने आपसे कहा था ये आपकी क्या है बेटा, ये न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन कुछ ऐसी सी होती है, ऐसी सी होती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर मैंने कहा था माइलिन शीथ होता है, यहाँ पर माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के पास ही मैंने सबसे पहला सवाल आपको करवाया था, माइलिन शीथ पे कौन सी सेल्स होती हैं, स्वान सेल्स होती हैं। स्वान सेल्स होती हैं। स्वान सेल्स जो होती है ना बेटा, वो एक टाइप की क्या होती है, ग्लायल सेल्स होती हैं। और ग्लायल सेल्स क्या करती हैं, आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ढक के रखती है, खराब ना हो जाए। पोषण, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं और प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, ग्लायल सेल्स जो होती हैं, ग्लायल सेल्स इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सवाल नंबर 19, नियासिन इज द केमिकल ऑफ, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। भैया आपको ये बताना है कि कौन से विटामिन का नाम होता है नियासिन। ठीक है, सवाल नंबर 19 और 19 का आंसर आप बता दीजिए आराम से। नाम सुना होगा आपने, B1, B2, B3, B4, इनमें से किसको नियासिन के नाम से जाना जाता है। चलो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, B1 तो होता है थाइमिन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, और B3 होता है नियासिन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर लास्ट आज की क्लास का 20, मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड ए वायर इज ड्यू टू। एक तार है, एक तार के चारों तरफ, ये मान लीजिए ये तार है, इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसका कारण क्या है।
इसका कारण क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मेटल, धातु की उपस्थिति है, करंट फ्लोइंग इन इट, और सर्कुलर लूप, या नो करंट इन इट। ठीक है, किस रीजन के कारण इसमें ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं कि बेटा अगर कोई भी वायर है ना, कोई भी वायर है, उस वायर में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हो, तो विद्युत प्रवाहित किसी भी मेटल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हो तो वो अस्थायी रूप से चुंबक में बदल जाता है। वो चुंबक में वो अपने चारों तरफ एक क्या कर लेगा, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप कहोगे अगर करंट फ्लोइंग इन इट, अगर इसमें धारा का प्रवाह कर दिया जाए तो कोई भी तार, कोई भी धारावाही तार, कोई भी जो तार होगा, वायर होगा, वो किस में बदल जाएगा, थोड़ी देर के लिए अपने चुंबकीय प्रभाव दिखाने लग जाएगा, चुंबक में बदल जाएगा। तो आज के 20 सवाल आपको कैसे लगे तो प्लीज कमेंट सेशन में बताना ना भूलें। बाकी के 30 क्वेश्चन, टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, बाकी के आगे के जो 30 क्वेश्चन हैं वो अगले सेशन में करवा दिए जाएंगे, लेकिन अगला सेशन पहले किसका होगा, नर्वस सिस्टम का, जो ब्रेन वाला पार्ट है हम वो पढ़ेंगे, एंड देन फिर वी विल टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आगे जो क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबा दो ताकि आने वाले मेरे नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।